नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा जेपीएससी तथा झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के भूगोल के अंतर्गत झारखंड की भूगर्भिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। सेशन मैप पर आधारित होने वाला है, साथ ही साथ यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने का मैंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना होती है वो विभिन्न कालखंड में चट्टानों के रूपांतरण, उसके विरूपण, उसके निक्षेपण के द्वारा जब हम लोग देखते हैं तो वहां की स्थलाकृतियों का निर्माण या भूगर्भिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे झारखंड के ऊपर में, चूंकि हमारा 14वीं जेपीएससी का जो एग्जाम है प्रीलिम्स और मेंस दोनों अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जल्द ही आने वाला है और उसको लेकर के हम लोग को तैयारी करनी होगी, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो वो महीने 2 महीने का एक कड़ी नहीं होती है, अपितु वह सतत प्रयासों का एक परिणाम होता है जेपीएससी का रिजल्ट। ये ध्यान रखेगा। और पूर्व में भी जो लोग सतत प्रयास करते रहे हैं जेपीएससी को लेकर के, आज उनका 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी उनसे मोटिवेट होकर के सतत प्रयास करते रहिए और आने वाले समय में 14वीं जेपीएससी के अंतर्गत आप लोग अपनी एक सीट को सुरक्षित करें और अपने द्वारा तय किए गए मुकाम को हासिल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले झारखंड के भूगर्भिक संरचना की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग भूगर्भिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से भूगर्भिक दृष्टिकोण से, तो झारखंड जो है वह एक संश्लिष्ट क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आता है। और अगर हम लोग बात करें तो भारत जो कि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, उसके उत्तर पूर्वी छोर पर, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी छोर पर हमारा झारखंड विद्यमान है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि झारखंड हमारा उत्तर पूर्वी छोर पर विद्यमान है, किसके? तो गोंडवाना लैंड के। और इस क्षेत्र में होने वाले अनेक भूगर्भिक हलचल और परिवर्तन के कारण हम लोग यहाँ पर अनेक युगों की विभिन्न चट्टानों का और खनिजों का अवलोकन करते हैं, जिसका निक्षेपण अलग अलग कालखंडों में झारखंड की धरातल के ऊपर हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि अगर हम लोग भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में जब पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस काल के आर्कियन युग के चट्टानों से लेकर के नवीन या नवीनतम काल के जलोढ़ निक्षेप तक पाए जाते हैं। आर्कियन युग की चट्टानों की बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से हम लोग नीस और आग्नेय चट्टानों को रख सकते हैं। साथ ही साथ नवीनतम जलोढ़ की बात करेंगे तो झारखंड के राजमहल के क्षेत्र में पाए जाने वाले नवीन जलोढ़ मृदा, जो कि हमारा गंगा नदी के कारण इसका निर्माण हुआ है, यह भी झारखंड में पाया जाता है। यह हमें ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि एक भूगर्भिक निर्माण के प्रमुख चरणों की, तो झारखंड की जब बात करते हैं तो झारखंड की धरातल का जो निर्माण हुआ है वह प्राचीन काल के आर्कियन चट्टानों से इसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ, जिसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि इस कालखंड के चट्टानों में जब निक्षेपण और विरूपण और रूपांतरण होता है तो अलग अलग कालखंडों के चट्टानों का निर्माण होने लगता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आग्नेय या हम लोग प्राचीन आर्कियन काल की चट्टानें, जिसे हम लोग आद्य महाकल्प या हम लोग जिसे एंसेंट आर्कियन एज भी कहते हैं, तो उसके उपरांत यहाँ की जो चट्टानें उसमें रूपांतरण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुरप्पा क्रम की चट्टानों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, चाहे कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें हो, पर्मियन और ट्रियासिक काल की चट्टानें हो, क्वाटरनरी संरचना हो, इनफैक्ट हमारा जो दक्कन का लावा ट्रैप है या राजमहल ट्रैप के साथ साथ सेनोजोइक काल के चट्टानों और नवीनतम जलोढ़ निक्षेपण का अवशेष यहाँ झारखंड से हमें प्राप्त होता है। तो इसी काल अवधि के दौरान जो भी हमारा चट्टान या जो भी मूलभूत स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ पर उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का निर्माण जो हुआ है वह आर्कियन काल की चट्टानों से हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो झारखंड की जो भूगर्भिक आधार है या जिसे हम लोग जियोलॉजिकल बेस भी कहते हैं,
तो आधार किससे बना हुआ है? क्योंकि किसी भी स्थलाकृति का जब निर्माण होता है तो उसका एक आधार होता है, या किसी भी चट्टान का जब निर्माण होगा तो उसका एक आधार होगा। वो आधार क्या है? तो आद्य कल्प या प्री कैम्ब्रियन इरा का जो प्राचीनतम चट्टान है वह झारखंड के चट्टानों का आधार है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। और यह बाद में इतनी ज्यादा रूपांतरित होती चली गई, विरूपित होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक नवीन प्रकार की चट्टान का निर्माण हो गया, जिसे हम लोग मूल नीस के रूप में जानते हैं। और यह मूल नीस इतनी ज्यादा जटिल हो गई कि इसे जटिल संघ शैल का नाम भी दे दिया गया। सॉरी, जटिल शैल संघ या कॉम्प्लेक्स रॉक ग्रुप के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं। और यह जो चट्टान की प्रकृति है या नेचर हम लोग कह लें, तो इस चट्टान की जो प्रकृति हम लोग देखते हैं वह आग्नेय और परतदार चट्टान के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। आग्नेय अर्थ का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जिसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई हो। यानी जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय यह आग का गोला था, और प्रारंभिक काल में जिस आग के कारण या जब पृथ्वी के चट्टानों के पृथ्वी के स्थल पर जो मूलभूत चट्टानों का निर्माण हुआ वह आग के कारण हुआ, इसलिए इसे इग्नियस या आग्नेय चट्टान के रूप में हम लोग जानते हैं। और कालांतर में विभिन्न कालखंडों में जब इसमें रूपांतरण और विभिन्न प्रकार के प्रभावों के कारण जब इसमें विरूपण होता है तो अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें बहुत से हम लोग परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानों को भी यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। यदि हम लोग विभाजन के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड की चट्टानों को हम लोग या प्राचीन आर्कियन काल की चट्टानों को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है हमारा आद्य कल्प, जिसे हम लोग आर्कियन ग्रुप के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा प्रोटोरोजोइक समूह या प्रोटोरोजोइक ग्रुप जो है। ये दो भागों में झारखंड की चट्टानों का हम लोग विभाजन करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। ये कंप्लीट मैप है जिसके आधार पर हम लोग आगे के सेशन को कवर करने वाले हैं। अब प्राचीन आर्कियन काल की चट्टानों की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो उस समय सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है। उस कालखंड में जो हम लोग देखें तो जीवों का विकास नहीं हुआ था। प्री कैम्ब्रियन इरा में पृथ्वी पर जीव का विकास नहीं हुआ था। यदि हम लोग बात करें कि ठीक है जीवों की उत्पत्ति हुई, लेकिन अगर हम लोग देखें तो आग में किसी भी प्रकार के जीव या किसी प्रकार की वनस्पति का इंटैक्ट रह पाना ये लगभग असंभव है। आज भी हम लोग देखें तो रोस्टेड चिकन खाते हैं, ज्यादा अगर हम लोग जला दें उसे तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा जल जाता है। इवन जो हम लोगों का जो अंतिम संस्कार होता है उसमें सबों के साथ हम लोग अंत्येष्टि ही करते हैं, सबों को जलाया जाता है। एक प्रकार यह भी है अंतिम संस्कार का जिसमें सब पूर्ण रूप से जल जाता है, उससे कुछ अवशेष ही बच पाते हैं। तो उस टेम्परेचर की बात कीजिए जब पृथ्वी पूरी तरह से आग का गोला थी, तो उस कालखंड में किसी प्रकार के जीव या वनस्पति की उपलब्धता की संभावना ही हम लोग नहीं मान सकते हैं। और झारखंड के भूभाग की बात करें तो यहाँ के 90% भूभाग पर ध्यान रखिएगा, 90% भूभाग पर आर्कियन ग्रुप के ही चट्टानों का बोलबाला है, इनका ही विस्तार देखा जाता है। और अगर हम लोग झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात करें तो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 85% भूभाग पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आपका आग्नेय इग्नियस रॉक और रूपांतरित रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में हम लोग देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के भी डेटा को आप लोग अपने साथ आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। यदि पूछा जाए 2022 और 23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पे आग्नेय और परतदार चट्टानों का विस्तार है, तो हमारा 85% सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आग्नेय चट्टानों के ही निक्षेपण और निरूपण के कारण या रूपांतरण के कारण या हमारा परतदार चट्टान का निर्माण होता है, हम लोग धारवाड़ क्रम के नाम से जानते हैं। और यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि धारवाड़ क्रम का जो चट्टान था सबसे पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ में देखा गया, और उसकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही जहां जहां इस प्रकार की चट्टानों की प्राप्ति होती है उसे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका विस्तार यदि हम लोग देखें तो मूल रूप से हम लोग उत्तरी और दक्षिणी झारखंड में देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे कि जब भी हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो हमारा उत्तरी
और दक्षिणी जो हमारा झारखंड है वहां पर इसका विस्तार मूल रूप से देखा जाता है। जबकि हम लोग मध्यवर्ती झारखंड की जब बात करते हैं कि बीचों बीच जो हमारा झारखंड है उसकी जब हम लोग बात करें तो ये ध्यान रखिएगा इसका निर्माण हमारा ग्रेनाइट से हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर तो यहाँ पर हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है और मध्यवर्ती भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट चट्टानों से झारखंड के मध्यवर्ती भाग का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले उत्तरी झारखंड की तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि उत्तरी झारखंड में रांची तथा हजारीबाग के उत्तर में सोन नदी घाटी तक इस प्रकार की चट्टानों का विस्तार हम लोग देखते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर स्थानीय रूप से अजोरी समूह के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अजोरी समूह के नाम से जानते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा यह जो अजोरी समूह है यह मूल रूप से उत्तरी झारखंड के निचले भूभाग के चट्टानों को कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा उत्तरी झारखंड के निचले भूभाग में पाई जाने वाली चट्टानों को हम लोग अजोरी समूह के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा प्राचीन काल की चट्टाने हैं। इसमें पाए जाने वाले मुख्य खनिजों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें स्लेट, क्लोराइट, सिस्ट, जैस्पर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट आदि की प्राप्ति यहाँ पर हमें होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। और ऊपरी समूह की जब हम लोग बात करेंगे, ऊपरी समूह की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टॉर, सिलेनाइट और स्लेट की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त अवरक की जो प्राप्ति होती है, पेग्माटाइट आदि की जो प्राप्ति होती है हमें, वह गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा आदि क्षेत्रों में इसी ऊपरी समूह में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें अगले ग्रुप की दक्षिणी झारखंड में, तो दक्षिणी झारखंड में विशेष रूप से जब हम लोग देखेंगे तो सिंहभूम के क्षेत्र में हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड में प्राप्त होने वाला जो अवरक है वो किस प्रकार की चट्टानी क्रम में प्राप्त होता है तो वो हमारा धारवाड़ क्रम होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग अगर देखें तो दक्षिणी सिंहभूम हमारा सिंहभूम में या दक्षिणी झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में भी हमें धारवाड़ क्रम के चट्टानों की प्राप्ति होती है, जिसमें लौ अयस्क की प्रधानता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लौ अयस्क की प्रधानता देखी जाती है और इसका यदि विस्तार हम लोग देखें तो पश्चिमी सिंहभूम में यह पोरहट से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, पोरहट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंह वंश का शासनकाल था। इतिहास के जब सेशन को हम लोग कवर करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सिंह वंश ने पोरहट पर शासन किया था। तो पोरहट से प्रारंभ होकर यह आपका चक्रधरपुर, जामदा, राखा, मुसावनी, सुंगरी से लेकर के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज तक के क्षेत्र में लगभग 160 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। और यहीं पर हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण चट्टानें, जिसमें हमारा लौह अयस्क है, हमारा मैग्नेटाइट है, यूरेनियम है, तांबा आदि की प्राप्ति इसी धारवाड़ क्रम के चट्टानों से सिंहभूम क्षेत्र या दक्षिणी झारखंड में हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक तथ्य और मैं यहाँ पे बताता चलूं आप लोगों को कि सिंहभूम क्षेत्र में जो कि आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास देखा गया है सिंहभूम क्षेत्र में, यहीं पर झारखंड में बैथोलिथ भी पाए जाते हैं। बैथोलिथ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये बैथोलिथ की जब बात करेंगे तो इसमें सिंहभूम ग्रेनाइट का विशेष महत्व है। अब बैथोलिथ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। ध्यान रखिएगा, मैग्मा पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के स्थलीय भूभाग में ऊपर उठकर नहीं जम पाता है, यानी धरातल के नीचे ही जब वो जम जाता है तो उसे हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बैथोलिथ के लिए उसका जो क्षेत्रफल है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और बैथोलिथ का विस्तार यदि हम लोग देखें तो मूल रूप से धरातल के नीचे 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में होता है। 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हमारा बैथोलिथ का विस्तार देखा जाता है, जो कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्रों में प्राप्ति जिसकी होती है। अब सिंहभूम शैलक्रम या लौह अयस्क की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंहभूम शैलक्रम में एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है, जिसे हम लोग खोंडोलाइट के नाम से जानते हैं। खोंडोलाइट या खोंडालाइट इसे कहा जाता है। खोंडालाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो खोंडालाइट चट्टान का नामकरण उड़ीसा में पाई जाने वाली
खोंड जनजाति के आधार पर ही रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसे हम लोग बैजवाड़ा नीस के नाम से भी जानते हैं। और बैजवाड़ा नीस की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, रांची में जो पहाड़ी अवस्थित है उसका निर्माण बैजवाड़ा नीस या खोंडालाइट चट्टान से ही हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। रांची में जो हमारा रांची पहाड़ी है उसका निर्माण हमारा खोंडालाइट या बैजवाड़ा नीस से हुआ है, जो कि सिंहभूम शैलक्रम या लौह अयस्क संघ का एक विशिष्ट चट्टान है। और उड़ीसा के खोंड जनजाति के नाम के आधार पर इसका नामकरण खोंडालाइट भी किया गया है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे प्राचीनतम समूह के उपरांत अगर हम लोग बात करेंगे या आर्कियन काल की चट्टानों के बाद की बात करेंगे तो प्रोटेरोजोइक समूह की चट्टानों का विस्तार झारखंड में होता है। और जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं कि आग्नेय काल आर्कियन समूह की जो चट्टानें थी उसमें मूल रूप से जीवाश्मों का अभाव देखा जाता है, या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव देखा जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रोटेरोजोइक समूह की जो चट्टानें हैं उसमें सबसे पहली बार पृथ्वी पर पाई जाने वाले प्राथमिक जीवों के जीवावशेषों की प्राप्ति होती है। इसी के कारण इसे अल्गोनकियन समूह या प्राग जैविक समूह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के उपरांत हम लोग कुरप्पा क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुरप्पा एवं विंध्यन क्रम को संयुक्त रूप से हम लोग पुराण संघ के रूप में भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कुरप्पा क्रम और विंध्यन समूह को किस नाम से जानेंगे तो ये हम लोग संयुक्त रूप से पुराण संघ के रूप में इसे जानते हैं, जिसमें कुरप्पा समूह जो है वह पुराण संघ का निचला भाग है, जिसके ऊपरी भाग में हम लोग विंध्यन समूह का विस्तार या निर्माण देखते हैं। ध्यान रखिए, धारवाड़ के उपरांत कुरप्पा समूह और कुरप्पा के उपरांत विंध्यन समूह का निर्माण हुआ है। विंध्यन समूह की चट्टान जो है वो आपका ऊपरी भाग का चट्टान है और कुरप्पा क्रम जो है वह निचले क्रम का चट्टान है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे कुरप्पा क्रम की तो कुरप्पा क्रम का जनरली हम लोग देखते हैं झारखंड में विस्तार नहीं पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्रम की चट्टानों का विस्तार झारखंड में नहीं देखा जाता है, तो कुरप्पा क्रम की चट्टानें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि दक्षिण सिंहभूम का जो हमारा कोल्हान हाईलैंड्स या कोल्हान उच्च भूमि है एवं उड़ीसा का जो क्योंझर का जो इलाका है वहां पर क्योंझर के उत्तरी भाग में इसका कुछ निम्न मात्रा में या अल्प मात्रा में इसका विस्तार या निक्षेपण देखा जाता है। और कुरप्पा क्रम को ही झारखंड में हम लोग कोल्हान संघ के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोल्हान उच्च भूमि से लेकर के उड़ीसा के क्योंझर जिले के उत्तरी भाग में अल्प मात्रा में निक्षेपण के कारण इसे कोल्हान संघ की संज्ञा भी दी जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में पाए जाने वाले कुरप्पा क्रम की संघ की चट्टानों को किस नाम से जानते हैं, तो कोल्हान संघ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर नीस चट्टान का निर्माण यहाँ पे हुआ है। इससे पहले कुछ और चट्टानों का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे हम लोग स्किप करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहां पर विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, अपितु एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है पिछले अनुभवों के आधार पर, तो हम लोग उसी की पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नहीं तो विद्वान बनने के चक्कर में हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों को ना हम लोग अपने अंदर में समाहित कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में फेल होना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग छोटा नागपुर नीस की चर्चा कर लेंगे। तो इसे हम लोग मूल रूप से अगर हम लोग बात करें, सॉरी बीच में एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल था, लेना आवश्यक होगा, आप भी समझ सकते हैं किसका कॉल हो सकता है ये। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे छोटा नागपुर नीस की, जिसे हम लोग डोम नीस या बंगाल नीस के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह मूल रूप से सिंहभूम के उत्तर में इसका विस्तार देखा जाता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों की जब बात करेंगे तो क्वार्ट्ज, मैक्रोक्लीन, ऑर्थोक्लेज और बायोटाइट आदि जो है यहाँ पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण
खनिज है। इसके उपरांत झारखंड में नया डोलेराइट का निर्माण होता है, जिसका विस्तार सिंहभूम के ग्रेनाइट क्षेत्र में देखा जाता है। सिंहभूम के ग्रेनाइट क्षेत्र में ही नए डोलेराइट का विकास देखा जाता है। और मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो यह सिंहभूम के उत्तर पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व हमारा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण पूर्व तक इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। और झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में नए डोलेराइट परतों के साथ ही कुरप्पा समूह की समाप्ति हो जाती है और यहाँ पर विंध्यन समूह का शुरुआत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समूह के चट्टानों के निर्माण के उपरांत कुरप्पा समूह की समाप्ति या विंध्यन समूह के आरंभ मानी जाती है झारखंड में, तो हमारा नए डोलेराइट समूह के उपरांत। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे विंध्यन समूह के चट्टानों की, तो इसका विस्तार मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो रोहतास पठार के दक्षिणी भूभाग में हुआ है। अब ये रोहतास पठार जो है सोन नदी के उत्तर में, ये ध्यान रखिएगा, सोन नदी के उत्तर में हम लोग किसका देखते हैं, रोहतास का पठार देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बिहार का भूभाग हो जाता है। और झारखंड के उत्तर पश्चिमी भूभाग की जब हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमारा गढ़वा जिला मुख्य रूप से शामिल है, गढ़वा हाईलैंड्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विंध्यन समूह के चट्टानों का थोड़ा विस्तार पाया जाता है। और यह क्षेत्र की बात करेंगे तो यह आपका मूल रूप से चूना पत्थर, यह क्षेत्र जो है आपका चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में विंध्यन समूह को हम लोग सेमरी संघ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सेमरी संघ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विंध्यन समूह को हम लोग झारखंड में सेमरी संघ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा अवसादी और परतदार चट्टान का निर्माण कुरप्पा क्रम की समाप्ति के बाद गोंडवाना अनुक्रम की यहाँ पर चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। इसके पश्चात हम लोग पैलियोजोइक इरा की बात करेंगे या पुराजीवी महाकल्प की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जब भारत की बात करेंगे तो इसका विस्तार दो भागों में हम लोगों को मिलता है। पहला हमारा कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के निचले कार्बोनिफेरस काल तक, और दूसरा विस्तार जो होता है ऊपरी कार्बोनिफेरस कल्प से लेकर के पर्मियन कल्प तक हम लोग पैलियोजोइक इरा की चट्टानों को हम लोग देखते हैं। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि झारखंड में दामोदर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पर्वत निर्माण के संबंध में हम लोग ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में चार हलचलों को देखते हैं, जिसमें पहला हमारा था टर्नियन, दूसरा कैलिडोनियन, तीसरा हमारा हर्सिनियन और चौथा हमारा अल्पाइन। तो ध्यान रखिए, अल्पाइन क्रम की जो पर्वतें हैं उसमें हम लोग हिमालय और रॉकी समूह को रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पूर्व जो है हमारा हर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के दौरान झारखंड में दामोदर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण हो चुका था, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक तथ्य की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो दामोदर नदी की उत्पत्ति से काफी बाद की है। यानी दामोदर का जो निर्माण, दामोदर का जो प्रवाह है वह झारखंड के उत्थान से पूर्व का है, ये ध्यान रखिएगा। रांची और हजारीबाग के पठार के मध्य जो हमारा जो हमारा दामोदर नदी का प्रवाह है वह क्या है हमारा, तो ये ध्यान रखिएगा, यह झारखंड के स्थलीय भूभाग के उत्थान के पूर्व का है, ये ध्यान रखिएगा। इस नदी का अपवाह इससे पूर्व का है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसी भ्रंश घाटी में कार्बोनिफेरस कल्प से लेकर के क्रिटेशियस कल्प के आरंभिक चरण के जो तलछट थे उनका निक्षेपण होता है, ये ध्यान रखिए। उनका डिपोजिशन जो है वो इसी फॉल्ट लाइन, इसी रिफ्ट वैली में उसका जो हमारा सेडिमेंट्स था उसका डिपोजिशन यहाँ पर होता है। और इसी निक्षेपित अनुक्रम को हम लोग जनरली गोंडवाना अनुक्रम के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि झारखंड में दामोदर नदी घाटी के इर्द गिर्द कोयले का उत्खनन किया जाता है। अगर भारत में हम लोग बात करें कि गोंडवाना समूह का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, तो नर्मदा नदी के इर्द गिर्द है, हमारा सोन नदी के इर्द गिर्द है, झारखंड में दामोदर हो ही गया हमारा,
इसके अतिरिक्त गोदावरी और महानदी बेसिन में हम लोग गोंडवाना अनुक्रम की चट्टानों को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि झारखंड में गोंडवाना अनुक्रम की जो चट्टानें हैं उसे हम लोग फिर से 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारा पहला समूह जो है वह तालीचर समूह के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और तालीचर समूह का जो विस्तार है ये मूल रूप से सोन और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कि गोंडवाना महासंघ की चट्टानों का जो विस्तार हम लोग देखते हैं वो बेसिकली सोन और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में देखते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारा निचला गोंडवाना है इसके उपविभाग में उसे हम लोग तालीचर संघ के रूप में जानते हैं। और इसका विस्तार मुख्य रूप से डाल्टनगंज या पलामू के क्षेत्र में हुआ है। और तालीचर समूह के ही ऊपर हम लोग कोयले के स्तर से युक्त चट्टानों की जो श्रृंखला पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तालीचर समूह के ऊपर कोयले की चट्टाने के स्तर पाए जाते हैं और इस स्तर का जो विस्तार है, विकास है, वह मूल रूप से दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। इसीलिए यहाँ के चट्टानों को हम लोग दामोदा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि दामोदा श्रेणी की चट्टाने झारखंड में कहाँ पाई जाती है। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र या मूल रूप से अगर हम लोग कहें तो तालीचर श्रेणी जो कि डाल्टनगंज एरिया में पाई जाती है, वहां पर दामोदर श्रेणी का विकास हम लोग देखते हैं। इसके उपरांत अगर हम लोग देखें तो मध्य गोंडवाना समूह जो कि गोंडवाना समूह का दूसरा उप विभाग है, इसके अंतर्गत हम लोग करहरवारी समूह, हमारा रानीगंज समूह जो कि पश्चिम बंगाल में है, आपका बराकर समूह जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और इसके उपरांत है हमारा अनुत्पादक लौह समूह। अनुत्पादक लौह समूह के विषय में याद रखिएगा कि इसमें कोयले की प्रधानता काफी कम है और यहाँ पर लौह प्रस्तर चट्टानों की एक श्रृंखला पाई जाती है, इसीलिए इसे अनुत्पादक लौह समूह के रूप में कहा जाता है। और इसका जो विस्तार है की बात करेंगे हम लोग तो ये झरिया से लेकर के रानीगंज तक का जो बेल्ट है वहां पर इस अनुत्पादक लौह समूह का विस्तार देखा जाता है। अब करहरवारी समूह की जो हम लोग पहले बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि करहरवारी समूह का विस्तार केवल दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में इसका मूल रूप से विकास हुआ है करहरवारी समूह का। और इसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा कर्णपुरा, कुटार, डाल्टनगंज और उमरिया कोयला क्षेत्र इसके प्रमुख कोयला क्षेत्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वह किस समूह के अंतर्गत, किस समूह की चट्टानों के अंतर्गत आता है, तो वो हमारा करहरवारी समूह हो जाएगा। इसके उपरांत हम लोग बराकर समूह की बात करेंगे और इसका विकास मूल रूप से बराकर नदी की घाटी के अंतर्गत हुआ है। बराकर नदी की घाटी के अंतर्गत इसका विकास हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, यहाँ पर बराकर घाटी के अंतर्गत इसका विकास हुआ है और झारखंड का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। इसके उपरांत बात करेंगे अनुत्पादक लौह समूह की, और यह झरिया और रानीगंज श्रेणियों के मध्य इसका विकास हम लोग देखते हैं, पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर लोहास्म चट्टानों की प्रधानता है, ये ध्यान रखिएगा, लोहास्म चट्टानों की यहाँ पर प्रधानता है और इसमें लिमोनाइट की ग्रंथियां पाई जाती है। और यह एक कोयला विहीन क्षेत्र है जहां पर कोयला का डिपोजिशन लगभग न के बराबर है, इसीलिए इसे अनुत्पादक लौह समूह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और रानीगंज समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका विस्तार मूल रूप से पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज समूह का विस्तार पश्चिम बंगाल में है और वहां पर स्थित पंचायत पहाड़ी के नाम पर ही इसे पंचेत श्रेणी के रूप में भी इसका नाम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पंचेत श्रेणी के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। और इस समूह में अगर हम लोग देखें, रानीगंज कोयला समूह की अगर हम लोग बात करें तो इस समूह में जो कोयला है उसमें नमी की जो मात्रा है वो बराकर समूह में पाई जाने वाली कोयले में नमी की मात्रा से काफी अधिक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और रानीगंज समूह के उपरांत हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो हमारा पैलियोजोइक महाकल्प था उसकी समाप्ति मानी जाती है। इसके बाद झारखंड में मध्यजीवी महाकल्प की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इस महाकल्प को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग मेसोजोइक इरा कहते हैं। इसका विभाजन 3 भागों में हुआ है। पहला हमारा प्रारंभिक काल को ट्रायसिक कल्प कहते हैं, दूसरा हमारा मध्यकल्प जिसे जुरासिक कल्प कहा गया है, और तीसरा ट्रायसिक
कल्प है। जुरासिक कल्प की बात करेंगे तो इस कालखंड में पृथ्वी पर बड़े बड़े सरीसृपों जिसे हम लोग डायनासोर के रूप में जानते हैं, इस काल में डायनासोर का विकास हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और सरीसृपों का युग इस जुरासिक कल्प को भी कहा जाता है। इसके उपरांत क्रिटेशियस कल्प में हम लोग जो डायनासोर थे उसका उसकी प्राप्ति नहीं होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रायसिक कल्प की चट्टानों की जब बात करेंगे तो इस काल की चट्टानों में सेराटाइटिस नामक जीवाश्मों की प्रधानता दिखाई देती है। जीवाश्मों की जगह पर यहाँ मैं जीवाणुओं की बात कर रहा था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था तो जीवाणुओं की चर्चा हो रही थी। तो चलिए, तो कभी कभी ये चीजें हो जाती है हम लोग के साथ में कि स्विच करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। तो इस काल की चट्टानों में सेराटाइटिस नामक जीवाश्मों की प्रधानता है और हम लोग गोंडवाना अनुक्रम के तहत 2 अनुक्रम देख चुके थे, निचला और मध्य गोंडवाना समूह। इसके उपरांत हम लोग ट्रायसिक कल्प में जो चट्टान पाई गई है उसे ऊपरी गोंडवाना समूह के नाम से जाना जाता है। और इसका विकास यदि हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी और झारखंड और पश्चिम बंगाल में पंचेत समूह के रूप में हम लोग देखते हैं। महादेव श्रेणी हमारा मध्य प्रदेश में है और पंचेत समूह का जो विकास हुआ है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में हुआ है, जो कि ट्रायसिक कल्प के दौरान इसका निर्माण हम लोग देखते हैं। इसके उपरांत अगर हम लोग देखें जुरासिक कल्प की बात करेंगे तो जुरासिक कल्प में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है हमारा राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में लावा का निःसरण हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकला तो एक सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ट्रैप का नाम देते हैं। ट्रैप बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सीढ़ी नुमा संरचना है। और राजमहल क्षेत्र में जो लावा का निःसरण या फ्यूजन जो हुआ था वो इसी जुरासिक कल्प के दौरान हुआ था। इसे हम लोग राजमहल ट्रैप या राजमहल संघ के नाम से इस कालखंड की चट्टानों को जानते हैं। अब बात करें यदि राजमहल ट्रैप की तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लावा का प्रवाह हुआ था वह सिलिकामय एवं कार्बन सेल तथा मृत्तिका के अनुक्रम इसमें पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्ले की भी प्राप्ति हमें होती है। और इस कालखंड को यानी जो हमारा जुरासिक कल्प था, इस कालखंड में साइकेडा पादपाश्मों का युग जिसे हम लोग कहते हैं। और जो राजमहल का हमारा राजमहल का ट्रैप है वह प्रायद्वीपीय भारत के डेक्कन ट्रैप के समान है। ये ध्यान रखिएगा, डेक्कन ट्रैप का विस्तार अगर हम लोग देखें तो प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। वहां भी पृथ्वी के नीचे से लावा निःसरित हुई थी, जिसके कारण ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ था। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि राजमहल में इस कल्प में यानी जुरासिक कल्प में बेसाल्ट और डोलेराइट का निक्षेपण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि क्रिटेशियस कल्प की जब बात करेंगे, जुरासिक कल्प के बाद क्रिटेशियस कल्प आता है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में लावा के प्रवाह के कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि रांची का जो पठार है वहां पर हम लोग ट्रैप नुमा संरचना देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पाट के क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो पाट के क्षेत्र में लावा का निःसरण हुआ है वह राजमहल ट्रैप के उपरांत हुआ है, बाद हुआ है, ऐसा भूवैज्ञानिकों का मानना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग राजमहल ट्रैप की बात करेंगे तो उसका निर्माण हमारा जुरासिक कल्प में हुआ है, और जब दक्कन के पठार में ट्रैप का निर्माण हमारे क्रिटेशियस कल्प में हुआ है तो ये बाद का हो जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो डेक्कन ट्रैप या पश्चिमी रांची के पठार में लावा का निःसरण हम लोग देखते हैं। और यहीं पर हम लोग पाट के क्षेत्र की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये वाला जो हमारा पाट का एरिया है या पश्चिमी रांची का जो भाग है हमारा, वहां पर बॉक्साइट और लैटेराइट की पहाड़ियां जिसे हम लोग पाट का क्षेत्र कहते हैं उसका विस्तार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यह भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में पाए जाने वाले बॉक्साइट और लैटेराइट का जो विकास है या जो पहाड़ियां हैं
वह किसके विस्तार का सूचक है, तो वो आपका डेक्कन ट्रैप के विस्तार का सूचक है, यानी जो इंडिकेट कर रहा है वह एक्सटेंट है किसका, तो डेक्कन ट्रैप का। और ट्रैप चट्टानों के अपक्षयन से ध्यान रखिएगा, दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। झारखंड में जब हम लोग मृदा पढ़ेंगे तो वहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें, काली मृदा और लैटेराइट मृदा, दोनों मृदाओं का निर्माण मूलतः अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बेसाल्ट से ही होता है, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से ही इन दोनों मृदाओं का निर्माण होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि जब ट्रैप चट्टानों का अपक्षयन से काली मृदा या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, जैसा हम लोग कहां पर देखते हैं, तो राजमहल की जो पहाड़ी है उसके पूर्वी भूभाग में हम लोग देखते हैं किसका हुआ है, तो काली मृदा का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहां पर वर्षा ऋतु या ऋतु क्षरण हो रहा है, ऋतु क्षरण मानसून जलवायु जहां पर अधिक है, तो वहां पर वीदरिंग के कारण जो जिसका निर्माण हो रहा है, जिस मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उसे हम लोग लैटेराइट मृदा के रूप में जानते हैं। जैसा कि हम लोग पाट क्षेत्र में देखते हैं, पाट क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है और राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भूभाग में, ये ध्यान रखिएगा, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भूभाग में लैटेराइट मृदा का निर्माण झारखंड में हम लोग देखते हैं। वैसे मृदा देखेंगे तो तीसरा पार्ट भी देख लेंगे हम लोग, पूर्वी सिंहभूम के कुछ भाग में निम्न श्रेणी के लैटेराइट का विकास हुआ है। तो ये तीन एरिया आप लोग को ध्यान रखना है मृदा के दृष्टिकोण से भी। क्रिटेशियस कल्प की बात करेंगे तो इसके उपरांत झारखंड में मेसोजोइक महाकल्प की समाप्ति मानी जाती है और इसके उपरांत सेनोजोइक इरा प्रारंभ होता है। और इस महाकल्प की बात करेंगे तो पृथ्वी से डायनासोर लगभग विलुप्त, पूरी तरह से, लगभग नहीं पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और साइकाडोफाइट एवं जिम्नोस्पर्म यहाँ पर विलुप्त हो चुके थे। चाहे डायनासोर हो, चाहे साइकाडोफाइट हो या जिम्नोस्पर्म हो, ये सभी के सभी विलुप्त हो चुके थे और यहाँ पर एंजियोस्पर्म के साथ में मानव सहित विभिन्न स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हो गई। और इसी कालखंड में सेनोजोइक इरा की जब बात करेंगे तो हमारे अल्पाइन पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था और उस पर विभिन्न प्रकार के हिमनदियों का निर्माण हुआ था। और जब हिमालय का निर्माण होता है तो इसी कालखंड में झारखंड का भी उत्थान होता है, इसके पठारी भूभाग ऊपर उठना प्रारंभ हो जाते हैं। झारखंड में पठारों का निर्माण काल भी यही है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो तीन भूभाग याद रखेगा, पाट क्षेत्र, रांची और हजारीबाग का पठार और मोरवान क्षेत्र का निर्माण इसी हिमालय सेनोजोइक महाकल्प में या हिमालय के उत्थान के साथ में हुआ है। इस काल के विभाजन की यदि हम लोग बात करें तो इसे भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग की बात करेंगे तो टर्शियरी पीरियड और द्वितीय की बात करेंगे तो क्वाटरनरी पीरियड के नाम से जानते हैं। टर्शियरी पीरियड की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका विभाजन भी पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन युग के अंतर्गत हम लोग इसे रखते हैं। जबकि क्वाटरनरी पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्रिस्टोसिन युग और होलोसिन युग जो है हमारा चतुर्थ कल्प या क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो हिमालय पर्वत का जो प्रथम उत्थान हुआ था, जैसा हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई है वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने के वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो उत्पत्ति हुई है तीन अलग अलग कालखंडों में हुई है। पहला उत्थान अगर हम लोग देखते हैं तो इयोसिन युग में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इयोसिन से लेकर के ओलिगोसिन युग तक इस दो बड़े युगों में हिमालय के प्रथम उत्थान को हम लोग देखते हैं। उसके उपरांत अगर हम लोग बात करेंगे तो मायोसिन युग में दूसरा उत्थान होता है और सबसे अंतिम उत्थान जो है प्लीस्टोसिन युग में हिमालय का तीसरा उत्थान होता है। और इन्हीं तीन उत्थानों के साथ झारखंड का 3 बार उत्थान हुआ है, जिसमें प्रत्येक बार झारखंड का जो भूभाग था 300 मीटर ऊपर धरातल से ऊपर उठ गया, ये ध्यान रखिए। और सबसे पहले बात करेंगे तो पाट क्षेत्र का उत्थान हम लोग देखते हैं। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अगर हम लोग बात करेंगे तो रांची और हजारीबाग के पठार का उत्थान हुआ और उसके उपरांत हमारा बाह्य पठार, उत्तरी और दक्षिणी बाह्य पठार का उत्थान होता है और प्रत्येक बार 300 मीटर का उत्थान हम लोग देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम लोग देखें तो पाट का क्षेत्र 900 मीटर की एवरेज हाइट ले लेता है। रांची और हजारीबाग का जो पठार था हमारा 600 मीटर की हाइट चला जाता है
और बाह्य पठार, उत्तरी और दक्षिणी बाह्य पठार जो था वो 300 मीटर की ऊंचाई के आसपास ये रह जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग कालखंडों में हिमालय के उत्थान के साथ झारखंड के पठारी भूभाग में उत्थान देखा जाता है। अब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टर्शियरी पीरियड के दौरान कि झारखंड में संरचनात्मक विकास या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट माना जाता है तृतीय कल्प की विवर्तनिक या टेक्टोनिक घटनाओं के कारण, जिसमें हिमालय का उत्थान होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। पश्चिमी रांची के लावा या पाट क्षेत्र का जो भूभाग था पहले उत्थान में वह 300 मीटर ऊपर उड़ जाता है। पाट का जो एरिया था हमारा, पाट का एरिया ये पश्चिमी रांची तक का पाट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लाल एरिया से जो दिया हुआ है और रांची का पठार, ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा, ये पार्ट के एरिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका सबसे पहले उत्थान होता है 300 मीटर के रूप में। इसके उपरांत द्वितीय उत्थान मायोसीन युग में हुआ था और फिर से जो है हमारा रांची का पठार और हजारीबाग के पठार में उत्थान देखा जाता है। और इस बार भी पाट के क्षेत्र में इस उत्थान होता है। पाट का क्षेत्र 600 मीटर हो जाएगा और हमारा रांची और हजारीबाग का जो पठार है ये 300 मीटर का उत्थान इसमें देखा जाएगा। और इस कालखंड के जो निक्षेप हैं उन निक्षेपों को हम लोग शिवालिक संघ के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिमालय के या मायोसीन युग में जो निक्षेप हुए थे उसे हम लोग शिवालिक संघ के नाम से जानते हैं। और विद्वानों का मानना है कि इसी कालखंड में राजमहल गैप या मालदा गैप का निर्माण हुआ था, जो कि राजमहल ट्रैप और हमारा मेघालय के पठार का, राजमहल ट्रैप और मेघालय के पठार का जो हिस्सा है इसे हम लोग जनरली राजमहल गैप या इसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, या इसे संयुक्त रूप से राजमहल शिलोंग गैप भी कहा जाता है, सॉरी राजमहल मेघालय गैप भी इसे कहा जाता है। और यह जो गैप है यह आपका जो मेघालय का पठार है उसे प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर देता है और इसी के माध्यम से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजमहल गैप या मालदा गैप का निर्माण हिमालय के द्वितीय उत्थान के समय या मायोसीन युग के काल की ही एक घटना है। और हिमालय का तृतीय उत्थान प्लीस्टोसीन काल में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और इस कालखंड में जो संपूर्ण झारखंड की धरती थी वह 300 मीटर और ऊपर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बाह्य पठारों का निर्माण होता है। ये हमारा बाह्य पठार, सॉरी हजारीबाग का पठार मैंने ले लिया जो कि गलत किया है। हमारा बाह्य पठार का निर्माण होता है उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में हमारा बाह्य पठारों का निर्माण होता है, जिसकी एवरेज हाइट अगर हम लोग देखें तो 200 से 300 मीटर के आसपास की है। और इसी कल्प को हम लोग प्लीस्टोसीन युग के कल्प को हिम कल्प भी कहते हैं। और भारत की बात करेंगे या जब बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में 4 हिमनद के युग देखे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा नाम इनका। तो एक था हमारा गुंज, दूसरा हमारा मिंडल, तीसरा हमारा ऋष और चौथा हमारा वर्म। ये 4 हिमनद ये युग झारखंड में देखे जाते हैं। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम लोग भूगर्भिक इतिहास को जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।